सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मोमेंटम तक पढ़ाया था, है ना। अब अपना काम पड़ता है कि अपन न्यूटन के ना सारे लॉस पढ़ लें। इनके बारे में ओवरव्यू अपन लोगों को 9th क्लास में मिल जाता है बच्चों। बट अभी अपन को इसको ऐसे पढ़ना है जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए अपन। तो फर्स्ट लॉ कहता है ईच बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये एक एक वर्ड यहाँ पे काम का है। एवरीबॉडी कंटिन्यू डूइंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट पे इंसान रेस्ट पे रहेगा और मोशन वाला मोशन पे होगा, लेकिन वो मोशन कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पे। अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज, या ऐसा बोलते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लग जाए तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। बहुत सिंपल फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो जो अगर कोई बुक आपने रख दी है बच्चों टेबल पर, तो रेस्ट पोजीशन पे वो बिना फोर्स लगाए तो मूव करना नहीं है। और अगर कोई बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के बच्चों मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक फोर्स नहीं दोगे तब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। ये सारी बातें अपन को फर्स्ट लॉ जस्ट डिफाइन करता है कि देयर इज एक्सटर्नल क्वांटिटी जिसको अपन आगे चल के फोर्स बुलाने वाले हैं। डेफिनेशन देता है बच्चों ये फोर्स की। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रियली द स्टेटमेंट ऑफ रेफरेंसेस का मतलब होता है ऑब्जर्वर कैसे बैठा हुआ है, और न्यूटन मतलब ये न्यूटन की सारी फिजिक्स यहाँ पे होल्ड होती है। ठीक है, तो इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर नेट फोर्स क्या है बच्चों? जीरो, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा सेट ऑफ फ्रेम्स का पता लगाना जिसपे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बात ये समझ लो कि अगर फोर्स का टर्म जीरो है तो उस सिस्टम पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात खत्म। तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। ये कैसे दिख रहा होगा आप लोगों को? तो बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन में है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? और ये कैसा है? रेस्ट। तो रेस्ट वाला इंसान रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन पे पड़ेगा। और यहीं से ये सब जो उसके थ्योरेटिकल बातें हैं वो सब छोड़ो, ये एक सेंटेंस याद करो, एवरीबॉडी possesses स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless it is compelled by the force, है ना, फोर्स इम्प्रेस देयर ऑन। अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरीके से लिखाया जाता है। सिंपल लाइन बोल दूं तो रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन पे रहेगा, until and unless it is acted by an external force। और वो एक्सटर्नल फोर्स उसका मोशन चेंज करेगा नहीं करेगा वो आगे चल के बैलेंस है कि नहीं है उन पर भी डिपेंड करता है। बट अभी हाल फिलहाल के लिए फर्स्ट लॉ में अपन ने डिफाइन कर दिया है फोर्स जैसा कुछ होता है। इस पेज पे डाउट बोलो है क्या? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। क्या कहता है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज proportional टू द अप्लाइड फोर्स। सो लेट मी टीच यू दिस बाय एन एग्जाम्पल। मान लो ये कोई सरफेस है ना, और हमारे पास कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ओ पे ऑब्जर्वर रख दिया है। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देयर वाज वन ऑब्जेक्ट जिसका मास m था और वो वेलोसिटी v लेकर चल रहा था। बोलोगे सर ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी टाइम हो जाएगा t, है ना। तो क्या करा इस पे अपन लोगों ने फोर्स लगाया। बताओ पहली चीज क्या होगी? इसका स्टेट चेंज होगा। बोलोगे यस सर होगा। तो थोड़ी देर के बाद अगर अपन इसको चेक करने जाएंगे अगर इस बेचारे को, तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा टी में थोड़ा टाइम आगे बढ़ जाएगा, और फोर्स लगने से वेलोसिटी में भी क्या हो जाएगा? डेल्टा भी बढ़ जाएगा। बात तो समझो आप मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं। थोड़ी देर के बाद ये जो वेलोसिटी है आप लोगों का, ये क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर जी ये v प्लस डेल्टा वी बन जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा? थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज आया है मतलब पक्की बात है कि इसके मोमेंटम में चेंज आना चाहिए मास के। तो वही यहाँ बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। मोमेंटम भी फोर्स का डायरेक्शन में चेंज होगा। तो अगर कोई टीचर आपसे बोलता है कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो मोमेंटम का होगा, तो बच्चों ये रॉन्ग है। फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम देखा जाता है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इस लॉ के हिसाब से अगर चलेंगे ना तो बोलता है ऐसे है ये, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम आएगा।
क्या लिखा आएगा, डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। फिर आप बोल देना कि सर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा k टाइम्स डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां तक का तो क्लियर होगा। k को यहाँ पे बच्चों 1 मान लो, ठीक है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जब आपके पास डेल्टा लिखा हो समझ जाइएगा वो एवरेज फोर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक, कितना एक टाइम इंटरवल पे कितना फोर्स लगा है। अब सबको मालूम है कि डेल्टा पी का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे सर जी इसका मतलब हो जाएगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। हाँ या ना बच्चों, होता है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे आ जाएगा टी माइनस जीरो। यहां से मास अगर बाहर निकालते हो तो क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर अंदर तो बच रहा है v माइनस यू बाई टी। जो जूनियर क्लास से अगर बात करूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ, बोलो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग द सेम एक्सप्रेशन। मान लो मुझे फोर्स किसी इंस्टेंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट फंक्शन को लेकर आऊंगा। बोलो किसको लेकर आऊंगा, लिमिट को, डेल्टा टी को जीरो करने को बोलूंगा। कौन से एक्सप्रेशन में बच्चों, स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन में। बताओ डेल्टा टी को अगर जीरो कर दे तो क्या होता है, तो बोलोगे सर dt हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और dt के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, तो बोलोगे सर dp चेंज होगा। तो एक बात का ध्यान रखो 11th क्लास के बच्चों, दिस इज ऑल्सो वन मोर वेरी क्रूशियल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फोर्स, दैट इज dp डिवाइड बाई dt। और यहीं से अपन लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू, बोलो d बाई dt ऑफ व्हाट इज मोमेंटम, तो बोलोगे मास इनटू वेलोसिटी। फॉर टाइम बीइंग अपन मोमेंटम को बाहर, मास को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई dt। अंदर क्या बचेगा v। मुझे बताओ क्लास 11 के बच्चों व्हाट इज dv बाई dt, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो डेरिवेशन के फॉर्म में आएगा तो आपको बन जाएगा, टाइम इंटरवल देगा तो आपको बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सप्लेन कर रहा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सप्लेन कर रहा है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, है ना। तो ये वाला पार्ट अपना क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सप्लेन कर रहा है। तो वेक्टर मैंने यहाँ पे लगा लिए। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो थ्योरी की बात है, 1803 में इन्होंने न्यूटन ने लिख के दिया था। आपको याद रखना है रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम। आपने अगर फोर्स लगाया है तो फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा, ये याद रखो। ये नहीं याद करके बैठ जाना है कि फोर्स मोमेंटम के साथ होता है, ये याद करो फोर्स का वो डायरेक्शन होगा जो डेल्टा पी का होता है। क्योंकि कल को अगर फोर्स रिवर्स में लगेगा तो इसका मोमेंटम कम होगा, बॉडी रुकेगा, रेस्ट पे जाएगा, तब आप समझ पाओगे कि फोर्स इस, फोर्स का जो वो डायरेक्शन होता है जो डेल्टा पी का डायरेक्शन होना चाहिए। यहां तक का मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। एट लास्ट हम ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि आई कैन यूज फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। आई कैन यूज फोर्स एज डी पी बाय डी टी, और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स, और ये हो जाएगा बच्चों एवरेज फोर्स। एक बात और, 9th क्लास का बच्चा बोलेगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी गलत नहीं है। अगर फोर्स एग्जैक्टली कांस्टेंट पड़ रहा है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। यहां तक का तो क्लियर है ना बच्चों। बच्चों लोग एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे सर ने एक अजम्पशन लेकर रखा है कि बॉडी का मास कांस्टेंट कर दिया है, बट रियल लाइफ में या रियल एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको 2 बार ही पढ़ना होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बेस्ड अपॉन, देखो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कितने फॉर्म से अपन फोर्स को लिख सकते हैं। ध्यान देना क्या पढ़वा रहा है टीचर आपसे। मैंने बच्चों आप लोगों को अभी बताया कि इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है, बोलो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पी। तो आपके मन में दिमाग में क्या बात चल रही है कि डी बाई डी टी होता है और मास लिखा है और वेलोसिटी लिखा है। तो जो रैंडम अपन बात करें जूनियर क्लास के बारे में सोचेंगे तो बोलोगे सर यहाँ तो मास है वो कांस्टेंट है तो मास बाहर निकल आएगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको यहाँ पे इसको इस तरह लिखना होता है। हम प्रूफ तो कर सकते हैं फॉर अ बॉडी ऑफ मास एम, ये चीज़ सही है, गलत नहीं है, बट व्हेन यू एनकाउंटर एमसीक्यू या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, शीट सॉल्व करोगे, तो वहां पे आपको 2 तरह के सिस्टम्स मिलेंगे। एक सिस्टम में बच्चों मास कांस्टेंट होगा, एक सिस्टम में क्या हो जाएगा, मास उसका कांस्टेंट रहेगा, और दूसरे सिस्टम रहेंगे वहां पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मास कांस्टेंट वाले तो आप लोगों ने बहुत देख लिए,
बोलोगे हाँ सर देख तो लिए हैं। जैसे कोई भी एक सरफेस पे कोई एक ब्लॉक को रख देंगे, ब्लॉक हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रक हो गया, कार्ट हो गया, एनीथिंग इट कैन बी, ज़्यादातर ये कार्ट करके आएगा क्वेश्चन में, ब्लॉक करके आएगा तो मास लगा रहेगा, तो फोर्स वगैरह आपका फाइंड हो जाएगा, है ना बच्चों। बट देर आर सम ओकेशंस जहाँ पे आपको ऐसे बलून वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, बलून पे किसी ने पिन लगा दिया तो उससे जो एयर का जो फ्लो होता है ना बच्चों, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे गिरता है और इसका जो मास होता है वो वेरी करने लगता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि मान लो हम लोग ये कोई वॉल है, यहाँ पे किसी वॉल के ऊपर अपन ने कोई जेट स्ट्रीम से पानी फेंकना शुरू करा, तो अपन कभी टैप वाटर या गाड़ी वगैरह वॉश करते हैं अपन, तो वहां पे वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है बच्चों। तो इस पे जो फोर्स पड़ रहा होता है वो कितना अमाउंट ऑफ पानी इसके ऊपर हिट कर रहा है उस पर काउंट करने लग जाता है, तो यहाँ मास वेरी करने लग जाता है। ऐसे ही आप लोग आगे जाके ना बच्चों ऐसे रॉकेट वाले एग्जाम्पल भी पढ़ोगे, है ना। मान लो ये कोई रॉकेट वगैरह जा रहा है, तो रॉकेट का मतलब है कि बैक साइड से जो गैस निकल रहा होता है, गैस मतलब जो लिक्विड प्रोपेलेंट जो बर्न होके जा रहा होता है, उससे आपको थ्रस्ट मिलेगा। ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी समझो कि इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है ना, वो फ्यूल बर्न होते होते इसका मास वेरी कराता है, और पीछे जो मतलब एग्जॉस्ट से जो इसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आ रहा है। सो देयर आर सम ओकेशंस जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एंड देयर आर मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जहां मास कांस्टेंट होता है। इसलिए you should make sure that while studying you should consider either mass can vary or either velocity can also vary. What I mean to say is just remember the basic thing जो मैथमेटिकल टूल में बताई जाती है, d by dt ब्रैकेट के अंदर a इंटू बी लिखा रहता है। तो क्या करते हो, तो बोलते हो ना सर पहले a को बाहर निकाल के अपन b को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर b को बाहर निकाल के बच्चों डिफरेंशिएट किसको कर देते हैं, a को कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन को आंसर मिल जाएगा, फोर्स का जो नेट फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, एक बार मास बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, dt का, और एक बार वेलोसिटी बाहर आ जाएगी और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा बच्चे लोग, मास का। So this should be the complete equation when we talk about force anytime, anywhere. In the left hand side, you should be wondering about mass लिखा है और dv by dt लिखा है, and in the right hand side, force equals हो जाएगा velocity dm by dt. In the case of rockets, force ऊपर लग रहा होता है, velocity नीचे होती है। तो बच्चों अगर वेक्टर लगा दे तो यहाँ माइनस आने लग जाता है। But this plus minus depends upon the situation which we will be provided with. तो वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, लेकिन ये समझो अभी पूरे पेज पे ही बताया गया है कि लेफ्ट साइड में ये वेलोसिटी हो रहा है चेंज, और राइट साइड में बच्चों मास हो रहा है चेंज। थिंक अबाउट अ बलून जो गैस लीक कर रहा है, उस पर dm by dt से मास कम हो रहा होगा, ऐसे ही रॉकेट में dm by dt से उसका मास कम हो रहा होगा। ऐसे ही मान लो अपन ने कोई पाइप से अगर पानी वगैरह किसी वॉल पे भेजा, या बाइक या व्हीकल वॉश कर रहे हैं, तो dm by dt से उसको वाटर वहां पे पड़ रहा होगा। सो देयर आर सम इक्वेशन जो दोनों इस्तेमाल करें या एक साइड इस्तेमाल करें, आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि फोर्स इज अल्टीमेटली द रेट ऑफ, बोलो, चेंज ऑफ मोमेंटम। और उस मोमेंटम के अंदर क्या चेंज हो रहा है वो आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक। अब ना बच्चों ये रॉकेट प्रपोल्शन में अपन के जो गैस का जो फोर्स होगा वो बैक साइड जा रहा होगा, और जो रॉकेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो ये सब पढ़ने के लिए अपन को थर्ड लॉ की हेल्प लेनी होगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो दिखता बड़ा आसान है लेकिन बहुत से क्वेश्चन करके देगा आपके। बच्चों सेकेंड लॉ के क्विकली ये पॉइंट्स पढ़ लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कहता है सेकेंड लॉ, ये कंसिस्टेंस होता है, अगर फोर्स आपका ये कैपिटल लिखा है मतलब ये नेट फोर्स अगर जीरो है तो ए भी जीरो होगा, बात खत्म। और ये होना चाहिए एक्सटर्नल वाला, अगर बाहर से कोई किसी ने एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं दिया, इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आया, तो एक्सेलरेशन इसका नेट जो होगा वो जीरो होगा। फिर लिखता है सेकेंड लॉ बच्चों वेक्टर का रूल होता है। तो वेक्टर का मतलब होता है दैट अपन फोर्स को ना अपन ने मोशन इन प्लेन में पढ़ रखी हैं चीज़ें, दैट यू कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, है ना, इनटू ऑल द कार्टेशियन टाइप्स। तो एक हो जाएगा x कंपोनेंट जो i पर जा रहा होगा, इसका हो जाएगा एक y कंपोनेंट जो j पर जा रहा होगा, और इस फोर्स का ही z कंपोनेंट होगा जो k पर जा रहा होगा। फिर कोई बोलेगा भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो बोलोगे सर कुछ करना थोड़ा होता है, रूट लेते हैं इसका, fx का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे fy का स्क्वायर कर हो जाता है, fz का स्क्वायर हो जाता है। बट
एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है बच्चों, ये इस फोर्स का कंपोनेंट है। तो एक्स पे अगर फोर्स देखोगे तो आपको एक्स का मोमेंटम चेंज देखना होगा और ये एक्सेलरेशन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है? एंड फॉर द सेम टाइम ये y लिखा है ना बच्चों, तो y एक्सिस पर जो फोर्स होगा वो बच्चों ये कॉमन लॉजिक की बात है कि सर ने फोर्स अगर पढ़ाया हुआ है तो ये इतना हो जाएगा, और मोमेंटम है तो एक्सेलरेशन y पे डिपेंड कर जाएगा वो। इस तीनों केस में मास एक वो कांस्टेंट है, तभी ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप बोलो सर आपने तभी चेंज करके बताया था, तो ये फर्स्ट वाले को चेक करो ना, ये वाले को, है ना। हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू, बोलो, dp डिवाइड बाय dt, ये हो जाएगा मास इंटू dv डिवाइड बाय dt, और बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ x लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा, मोमेंटम में भी x हो जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर y ऑल्सो, सेम इज ट्रू फॉर z ऑल्सो। ये तीनों बातें याद रखना, कहीं कहीं पूछता है वो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ये समझाने में मदद करेगा दैट जब कभी अर्थ है या कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे क्या प्रॉब्लम जाती है। तो अगर कभी फोर्स लग रहा है और वो क्या लग रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर लग रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा उसको। द थिंग हैपनिंग इन सर्कुलर मोशन, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा होता है लेकिन फिर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि टेंजेंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। याद आया बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। तो इवन इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग, जैसे हमारा अर्थ घूम रहा होता है सन के आसपास और वो सालों से घूम रहा है, 1000 साल से घूम रहा है, 1000 साल और घूमेगा, अभी बिलियन ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उस सेंट्रीपिटल फोर्स is not going to affect the magnitude of velocity, it only going to affect the direction of velocity। ये एक बात का ध्यान रखो। तो this means that if force is not parallel to the velocity and makes some angle, ठीक है, कोई एंगल से लग रहा होता है, तो वो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही बस चेंज कर पाएगा। फॉर इंस्टेंस ये दिख रहा है बच्चों आपको, बॉडी वेलोसिटी पे जा रही है और मान लो किसी ने फोर्स लगा दिया इसको किसी एंगल से, तो उसका जो कंपोनेंट लग रहा होगा ना यहाँ पे cos थीटा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी। और अगर ये परपेंडिकुलर लगा दिया अपन ने तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। द थिंग हैपन्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम में यही तो हो रहा होता है, फोर्स भी होता है और वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है, बिकॉज उसकी जो टेंजेंट की लाइन है वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और सेंटर पे कितना होता है एक्सेलरेशन, सबको मालूम ही होगा, है ना। एक्सेलरेशन सेंटर पे होता है v स्क्वायर बाय r। तो इवन इफ द एक्सेलरेशन इज देयर, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। व्हाई इट्स हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल पॉइंट। देन फोर्स हैज टू अपीयर पैरेलल और मेक सम एंगल, एंड दैट एंगल कैन नॉट बी 90 डिग्री। 90 हो गया तो चेंज नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो अभी जो ऊपर एग्जांपल दिए गए हैं सेकंड लॉ के, वो पॉइंट मास को लेकर पढ़े हैं। उसमें ये नहीं करना है कि सर मास वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी अपनी किसी पार्टिकल पे या इस तरह से चीजों में। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखने और सुनने में ये सबसे आसान लॉ लगता है बट बहुत काम का लॉ है बच्चों, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका कंजर्वेशन पार्ट क्लियर करके देगा, ये आपकी क्वेश्चंस लगाएगा, टेंशन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, सब बतला देगा ये आपको। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विद एन एग्जांपल या डायग्राम। बच्चों इसको वॉल अज्यूम कर लो एंड लेट अस से दैट कोई स्मॉल सा आउटडोर का बॉल है जो इसको हिट करने वाला है ना, हिट करने वाला इस तरह से। तो वॉल हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास क्या है, बॉल है। कोई डाउट तो नहीं है। द बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और हमें इससे एक रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगी बिकॉज जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करा है उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब है ना सरफेस पे इंटरेक्शन, है ना, व्हेन अ बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट वन और टू। तो देखो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं, जो राइट साइड बना हुआ है बच्चों उसको बोलोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्योंकि फर्स्ट अपनी बॉल है ना, वन, और ये हो जाएगा सेकेंड। रिवर्स क्या हो जाएगा,
ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, बॉल पे लग रहा है ना, तो 1 और 2 हो जाएगा, दोनों पे वेक्टर लग जाएगा। तो लॉ बड़ा सिंपल है, लिख देता हूं मैं। इट स्टेट्स दैट ठीक है, एवरी एक्शन, है ना, वही पुरानी इक्वेशन है, डेफिनेशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू इट। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। ये याद रखना, कभी कोई फोर्स सिंगल नहीं लगता है। एवरी टाइम यू अप्लाई सर्टेन फोर्स, उस सरफेस से आपको बच्चों उसका रिएक्शन वाला फोर्स मिल रहा होता है। लेट मी शो यू। ये जैसे ही बॉडी ने टच किया होगा ना इसको, तो राइट साइड में तो F21 है, उसका जस्ट रिएक्शन मिलने लग गया, तो ये हो जाएगा एक्शन और ये हो जाएगा रिएक्शन। समझाते वक्त ऐसा लगता है कि एक्शन पहले आया रिएक्शन बाद में हुआ, लेकिन अगर रिजर्वेशन में आ गया या MCQ में आ गया तो ऐसा बोलना पड़ता है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब आपको पता नहीं होता है कि किसको मैं पहले बोलूं किसको बाद में बोलूं, तो जितना भी यहाँ पे एक्शन वाला फोर्स होगा उतना ही बच्चे लोग क्या हो जाएगा, रिएक्शन वाला फोर्स होगा। यू कैन से लाइक दिस, F21 का जो वेक्टर है बराबर क्या हो जाएगा, F12 के वेक्टर के। बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन या रिवर्स डायरेक्शन। F21 वंस इन फॉर ऑल याद कर लो, पहले जो टर्म होती है वो बॉडी पे लग रहा होता है, तो मैं लिखता हूं फोर्स ऑन, बोलो, सेकेंड बॉडी M2 ड्यू टू, बोलते जाओ, M1। इफ समबडी इज सेइंग F12 तो आप बोल सकते हो फोर्स ऑन, बोलो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बच्चों? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको बच्चों इम्पल्स बोल सकते हैं या तो लीनियर इम्पल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे जाओगे ना रोटेशन चैप्टर में तो वहां पे एंगुलर इम्पल्स ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। कैपिटल आई से इसको अपन लोग देख रहे होंगे। इम्पल्स का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है बच्चों। व्हेन, है ना, किसी बॉडी पे क्या लग रहा होता है, एक बहुत छोटा, एक बहुत लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लग रहा होता है। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, व्हेन अ लार्ज फोर्स, when a large force acts on a body for a, बोलो, short period of time। और कई जगह पे तो बहुत इंस्टेंट पे लग जाता है, जैसे कोई दो व्हीकल कोलाइड कर गए या हम साइकिल से किसी को उड़ा दिया अपन ने, तो बहुत कम टाइम के लिए उससे कांटेक्ट करेंगे, या कहीं अपन कोलिजन कर गए, आगे चल के ये सब बातें पढ़ेंगे क्वेश्चन वगैरह में। तो एज पर डेफिनेशन व्हाट दे आर सेइंग इज, impulse is the product of average force into delta t। यही बोल रहा है ना ये सामने वाला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जंप करने से बेटर है कि आप लोग ना ग्राफ पे ध्यान दो, इस पे जो ग्राफ बनवा रहा हूं मैं ना। तो ये दो ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ को सीखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो दो सिचुएशन है मान लो, है ना बच्चों, दो मेरे पास सिचुएशन है, दोनों पे y एक्सिस पे फोर्स चल रहा है और यहाँ पे टाइम चल रहा है, यहाँ पर ही फोर्स चल रहा है, यहाँ पे भी टाइम चल रहा है। द फर्स्ट कंडीशन में क्या चल रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और फोर्स बिल्कुल नहीं बढ़ा बच्चों, सडनली एक फोर्स बढ़ा और आगे निकल गया ऐसे करके। और सेकंड वाले जो केस है, यू कैन सी दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग थ्रू आउट द टाइम लाइक दिस। यहाँ पे अपन मान लो अपने टेबल पे अपने थंब से ना प्रेस कर रहे हैं, है ना, प्रेसिंग द टेबल, और यहाँ अपन ने उसको टैप करा, मतलब ऐसे टक से अपन ने उसको टैप करा। तो मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा, इफ आई टेल यू कि बच्चों इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो डेल्टा टी यहाँ हो जाएगा और फोर्स वहां पे आ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और राइट साइड में भी बच्चों इतना ज़्यादा टाइम होगा और इतना स्मॉल सा फोर्स होगा, तो राइट साइड में वही आ रहा है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। सो इन मैथमेटिक्स इट माइट बी पॉसिबल दैट द एरिया ऑफ दिस टू ग्राफ बिकम्स इक्वल। लेकिन सेकंड वाले को अपन इम्पल्स नहीं बोलेंगे, दिस इज इम्पल्स। When a large force acts for a very small interval of time, it is known as impulse। कोई प्रॉब्लम? इसके दो फॉर्मूले होंगे,
कौन से होंगे? पहला वाला बच्चों एवरेज कैटेगरी का होता है, जैसे मान लो आपको पता ही होगा फोर्स एवरेज का फॉर्मूला आज पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ या ना बोलो? लेट्स डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी हो रहा है, और इत्तेफाक से वो ऊपर आ गया है, तो इसी को बोलते हैं बच्चा लोग इम्पल्स। तो यहां से क्या सीखा अपन ने? दैट कोई अगर ऐसा बोलता है कि इम्पल्स बराबर मोमेंटम होता है, गलत। इम्पल्स का मतलब होता है, बोलो, इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। ऐसा यूनिट तो बराबर ही आने वाली है, कोई उसमें हल्ला तो करना नहीं है। चेंज इन मोमेंटम बोलूं या P2 माइनस P1 बोलूं या मास बोलूं V माइनस यू बोलूं, सब ना सब का सब बच्चों एक ही चीज लिखी हुई है। इतना तो टेंशन लेना ही नहीं अपन को, इतना आसान चल रहा है क्लास में। ठीक है, एक मेथड और होता है बच्चों यहाँ समझाने का, दैट अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स की बारी आ जाती है तो यहाँ पर डीपी लिखना पड़ता है और यहाँ डीटी लिखना पड़ता है। अब क्या करें अपन? ये तब लगेगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, जब आप ऐसा कर पाओ, एफ डॉट डी टी एक तरफ हो जाएगा और डी पी एक तरफ हो जाएगा। अब बोथ साइड डिफरेंशियल वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा P1 से लेकर कहाँ तक? P2 तक। और टाइम कितना हो जाएगा? T1 से लेकर T2 तक। हो सकता है टाइम 0 टू T बोल रहा हो और ये 0 से लेकर P तक का बोल रहा हो, लेकिन सीखना आपको ऐसे ही है। तो वन मोर फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स वी आर हैविंग, इम्पल्स इक्वल्स integration of dp from p1 to p2, or you can write p initial to p final, और here I can write जो फोर्स होगा वो इंस्टेंट वाला होगा। और ज्यादा क्वेश्चन इस पर ही बनेंगे आपके, तो इसको थोड़ा ढंग से याद करो, है ना, मोर लाइकली टू कम इन एग्जाम्स दिस वन। कोई दिक्कत? तो इस पेज पे ये पढ़ा अपन ने कि कोई लार्ज फोर्स, है ना, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर्मूला वाइज इम्पल्स का मतलब हो जाएगा एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी, और ये तुम्हारा इम्पल्स है। डाउट बोलो बच्चों। देखो एक एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फोर्स है बच्चों, इस फोर्स पे एक्स का कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड का भी है। हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा रखा है तो अपन को समझ में आ रहा है, आई जे के लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ये रहा बच्चों, मांगा क्या है अपन से? मास। तो 9th क्लास का बच्चा बोलेगा मास का फॉर्मूला होता है एफ बाय ए, बट एक्सेलरेशन अगर 1 है तो फोर्स का भी तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, बात तो समझो। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका? अंडर रूट के अंदर पहले का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 36 64 कितना हो जाएगा ये रूट के अंदर? हाँ, तो मेरा आना चाहिए आंसर 10√2 और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो बच्चों यही तो आएगा, और क्या आ जाएगा। अगला करिए क्वेश्चन। एक रॉकेट है जिसपे फ्यूल बर्न करता है। इफ यू रिमेंबर द टुडेज लेक्चर, मैंने बताया था मास भी वेरी करता है, और यूनिट देख के कॉमन सेंस तो लग ही जाएगा अपना कि ये डीवी बाई डी नहीं लिखा है, केजी अपॉन सेकेंड का मतलब क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास लिखा है, डीएम बाई डी। कितना? 1 kg फ्यूल 1 सेकेंड में वो रॉकेट खत्म कर देता है, और जो वेलोसिटी है वह है 60 किलोमीटर्स पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? 60 लिखा है, किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 3 जीरो। नहीं आया किसी को समझ में? आया। और रॉकेट पे फोर्स क्या लग रहा होगा? तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है d बाय डी टी ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर वेलोसिटी बाहर आएगा और अंदर बचेगा d बाय डी टी, अंदर बचेगा m। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, आपको एक मल्टीप्लाई करना था, बात खत्म। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर लिखा है तो बच्चों 3 जीरो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करा मैंने, समझ आया क्या? और रेट क्या है? 1 kg, तो 1 kg पर सेकेंड। बच्चे लोग एक बात याद रखो, दैट केजी और सेकेंड ये ऐसा यूनिट में ही है, तो आंसर कितना आना चाहिए अपना? इतना हेवी फोर्स लगता है रॉकेट पे, तब जाकर वो लिफ्ट ऑफ मार पाता है। हालांकि ये बहुत सिंपलर फॉर्म की स्टडी है,
चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को रॉकेट का जो मास होता है और उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होता है ना, वो सब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इस इक्वेशन को, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इससे आंसर मिल जाएगा अपन को। कोई प्रॉब्लम वाली बात? आई डोंट थिंक सो, है ना।